हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में है। आपके कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम में जो दिया गया है जीके का सिलेबस, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब में विश्व का भूगोल नहीं आएगा। ध्यान रखिए, अगर ना पता हो तो जान लीजिए, और सिलेबस में भी दिया है। उसी के संबंध में मैं आपको कुछ रिवीजन करा रही हूँ। वन लाइनर फैक्ट है, इसे अच्छे से ध्यान से सुनिए। काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर होंगी। ठीक है, जैसे आपके पर्वत, पठार, नदियाँ, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम है। ठीक है, संडे को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आइए देखते हैं। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण जो है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी जो है हिमाद्री है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला दिया हुआ है कि भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो है। देखिए, भारत का जो है के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है, जो कंचनजंगा जिसको K2 भी कहते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। देखिए, विश्व की जब पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है, जबकि भारत की कौन सी है? तो K2 है। देखिए, माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप देख सकते हैं 50 मीटर है। इसको याद करने के लिए ऐसे बोलिए, नहीं तो 8850 मीटर भी बोल सकते हैं। आगे देखेंगे, जो हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा तथा तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली है। एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। देखिए, आपने एक फैक्ट पढ़ा, इसमें कई चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं, लेकिन अब आपको ये समझना है कि आप कैसे इसको रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं एक बता देती हूँ, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कौन है सबसे प्राचीन पर्वत? तो आप बताना है आपको अरावली। अरावली कैसी पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है और कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू में स्थित है, उसका नाम है गुरु शिखर। आपके लगभग एक फैक्ट से 5 प्रश्न बन रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए, चीज़ें याद हो जाएंगी। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो राजस्थान में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। ठीक, ये इस तरीके से होता है ना, ये आप मैप देखते हो तो यही आपका, ये क्या है? पश्चिमी है, और ये क्या है? पूर्वी घाट है। ये पूर्वी, ये पश्चिमी। वही कह रहा है, पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश है या कगार है। ठीक, देखिए, यहाँ सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं। फैक्ट पढ़ना है तो आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, और आप एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ रहे हैं तो पहले से आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। आगे देखेंगे, थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे जो है पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। इनको अन्य नाम, पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री है। थाल घाट, जो थाल घाट है वो कहाँ से है? तो देखिए, नासिक और मुंबई। भोर घाट मुंबई से पूना, और पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ती है। फिर से देखेंगे, जो थाल घाट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार। जो यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से कि थाल घाट जो है नासिक से मुंबई, और भोर घाट जो है मुंबई से पूना है, और पाल घाट जो है कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। जो पूर्वी समुद्री तट हैं, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे मालाबार तट कहते हैं। देखिए, ये चीज़ों को अगर हम फिगर से पढ़ें तो जल्दी से याद होता है, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ रिवीजन का वक्त है, फिगर पूरा मैप को नहीं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इमेज खुद से देख लीजिएगा।
तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ कि जो पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र है उसे कोंकण तट कहते हैं। तो पश्चिमी मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से बताया, ये हिस्सा आपका गुजरात वाला होता है और यहाँ पर ही आपका गोवा है। तो वही बताया गया है कि जो गुजरात से गोवा तक का तट होगा उसे क्या कहेंगे, कोंकण तट। और मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या होगा, मालाबार तट होता है। आगे देखेंगे, कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ है, पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। आगे देखेंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अन्नामुदी है, या अन्नामुड़ी भी लिखा होता है। अन्नामुदी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी है। लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बेटा है। आगे देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा पठार क्या है, तो दक्कन का पठार है। महिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। ठीक है। मालवा पठार जो कि मध्य प्रदेश में है। अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लैक पर्वत है। सतपुड़ा कैसी पर्वत है, तो ब्लैक पर्वत है। ये कहाँ है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी किसके सर्वोच्च शिखर है, तो सतपुड़ा की है, जो कि ब्लैक पर्वत है। आगे देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है, मेघालय में है। पूर्वोत्तर राज्य है आपका मेघालय। आगे देखेंगे, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में जो है सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन है, तो हुगली है, हुगली नदी है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, तो पेडी प्लेन कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुई है। जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। और इसका उद्गम या उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गंगोत्री हिमनद से हुई है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। ठीक है। जो देवप्रयाग है, जो कि आप है, वो देवप्रयाग किसका, दो नदियों का मिलन है, तो भागीरथी और अलकनंदा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगई है। भारत के दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है, सबसे दक्षिण का है, दक्षिण में तो और नदियाँ लेकिन सबसे दक्षिण में वैगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। पद्मा, गंगा को ही पद्मा कहते हैं, पर कहाँ पर कहेंगे, तो बांग्लादेश में कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। मेघना किसकी जो है संयुक्त धारा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की है, जिसकी जो है सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। माजुली किस नदी द्वीप पर स्थित है, तो माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है और ये जो कि पश्चिम बंगाल में, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जो आप ब्रह्मपुत्र नाम सुनते हैं, इसको असम में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन तिब्बत में इसे कहेंगे सांगपो। जबकि दिहांग कहाँ कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को ही क्या कहेंगे, जमुना। फिर से एक बार चीज़ें देखिए, जो ब्रह्मपुत्र है उसे सांगपो कहेंगे लेकिन तिब्बत में, और दिहांग भी ब्रह्मपुत्र का ही नाम है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहेंगे, असम में। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहेंगे, तो जमुना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की गंगा क्या कौन सी नदी है, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है।
प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, ऐसे इमेज आप देखते हैं, ये नीचे वाला जो भाग है ना, ये पूरा यही प्रायद्वीपीय भारत है। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम नासिक, नासिक का महाराष्ट्र के निकट त्रयंबक गांव की पहाड़ी से होता है। त्रयंबक से होता है किसका, गोदावरी नदी का उद्गम। और गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। नदियों द्वारा जो अवसाद इकट्ठा करके लाते हैं मुहाने पर, तो उससे क्या होता है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, इस प्रकार से डेल्टा बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उनके मुहाने को एस्चुरीज या जो है ज्वारनदमुख कहते हैं। ठीक है, ज्वारनदमुख को ही क्या कहेंगे, एस्चुरी कहेंगे, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती और ये पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नहीं है, मतलब कुल मिला के नदियों द्वारा जो काट छाट किया जाता है, जो काट छाट की क्रिया होती है, मतलब नदियाँ बह रही हैं, रास्ते में पहाड़ है, मिट्टी है, धूल है, उसको काट छाट के जो अलग करती हैं उसे अपर्दन कहेंगे। तथा जो जमा करने की क्रिया, अपर्दन आया बहते हुए और एक जगह पे जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसे क्या कहेंगे, निक्षेपण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। जो नर्मदा नदी है गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं उसे। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना किसकी सहायक है, तो गंगा की। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है, तो गंगा है। असम का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नाम पड़ा है वो असम में ही कहते हैं उसे, ब्रह्मपुत्र को। आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक कोशी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोशी नदी को कहेंगे। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान नहर सतलज तथा व्यास से जल प्राप्त करता है तथा हरिकेन बैराज से निकलती है। फिर से प्रश्न को देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है या राजस्थान नहर है, इस दोनों ही नाम से जानते हैं, जो कि सतलज तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करता है तथा हरिकेन बैराज से निकलती है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है या जो राजस्थान नहर है, दोनों एक ही चीज़ है। ये जल अपना कहाँ से प्राप्त करती हैं, तो सतलज और व्यास से प्राप्त करती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत है, जो कि उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनने बांध से बनता है। ये कहाँ है, तो सोनभद्र जिले में है। आगे देखेंगे। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखेंगे। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी और चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है। जलोढ़ को ही क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, तो बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अभी आपने जो अभी ब्रह्मपुत्र के लिए पढ़ी थी चीज़ें, इसको फिर से रिवीजन करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुर। असम का तो याद रहेगा आपको, तिब्बत का याद रखेंगे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और बांग्लादेश में ही इसे जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल हो जाता है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जो लेटेराइट मिट्टी अभी आपने पढ़ा, इसमें किसकी मात्रा होती है, तो आयरन एवं सिलिकॉन की मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। 1 जून से 5 जून माना जाता है, जो कि सबसे पहले केरल में होता है।
भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अधिकतम वर्षा होती है भारत में। जाड़े के दिनों में मतलब जनवरी और फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, तो लौटती हुई मानसून से होती है, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु के तट पे जो वर्षा ठंडे के दिनों में होती है वो किससे होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जबकि भारत में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है जब तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। देखिए खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। आगे देखते हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी की फसलें हैं। ठीक है, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये खरीफ की फसल है। याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, लक्षद्वीप जो है यह लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल को से निर्मित है। इस प्रकार से आपकी मैपिंग होती है। तो इधर आपका क्या होता है, बंगाल की खाड़ी होती है और इधर आप नीचे आपका हिंद महासागर और यहाँ पे अरब सागर होता है। तो वही है कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। देखिए आगे दिया है, बेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। इम्पॉर्टेंट है, इसे फिर से समझ लेंगे। जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, जबकि जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी से निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है मरकत द्वीप या तो एमरोल्ड आइलैंड या मरकत द्वीप भी कहते हैं। किसे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक है। ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। जो सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान पर स्थित है और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। लक्षद्वीप में भी आपने 8 डिग्री और 9 डिग्री पढ़ा था, और यहाँ पर क्या है, 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। ठीक, और जो ग्रैंड चैनल है वो सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया की है को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। जो डंकन दर्रा या डंकन पास होता है दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। डंकन दर्रा या डंकन पास कहाँ है, दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच में है। ओंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी हैं। ओंग जो है कहाँ के निवासी हैं, तो अंडमान द्वीप के मूल निवासी हुए। आगे बढ़ते हैं, सोमपैंस निकोबार द्वीप के जो है आदिवासी हैं। सोमपैंस कहाँ के आदिवासी हैं, तो निकोबार द्वीप के आदिवासी हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा, तो बैरन है, और ये कहाँ पर है, तो अंडमान मध्य अंडमान के पूर्व भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। जो ज्वालामुखी द्वीप है नारकोंडम ये उत्तरी अंडमान में है। देखिए, आदम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। आदम ब्रिज कहाँ है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। पब्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है, जो आदम ब्रिज का भाग है।
आदम ब्रिज कहाँ है? तो अभी आपने पढ़ा था तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और जो पंबन द्वीप है ये मन्नार की खाड़ी में है और भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, जो कि आदम ब्रिज का ही भाग है पंबन द्वीप। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करिए 2 बार 3 बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्किप नहीं कर सकते कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्टेड है भारत के दृष्टि से देखें तो। और आप लोग रिवीजन करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।